वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वर्णनात्मक तथ्य। इससे पहले भी जो क्लासेस होनी थी वो पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, तो आप पहले की क्लासेस चैनल पर विजिट करेंगे, आपको आसानी से मिल जाएंगी। सारी क्लासेस आप एक साथ अब रिवाइज कर सकते हैं। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी भी मैंने कंप्लीट कराई है। तो जो भी बच्चे ARO को टारगेट कर रहे हैं तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए आप इन सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। और इसके बाद अब जो नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के चलूँगी। तो एग्ज़ाम तक इन क्लासेस को फॉलो करते रहिए। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, रात को 9 बजे मॉक टेस्ट आ रहा है ARO को ही टारगेट करते हुए, साथ में UP PCS प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले की क्लासेस तो देखते ही रहिए। और जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें लग रहा है अभी भी उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, अब जो समय बचा है अच्छे से प्रैक्टिस करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो मिलेंगे ही, साथ में जो भी सब्जेक्ट आपके वीक हैं उनके लिए क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो दोनों चीज़ें साथ में करते चलेंगे, साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आप अपनी कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में टेस्ट वैसे ही दिए जा रहे हैं, मतलब जो एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ठीक वैसे ही क्वेश्चन आपको उन सेट में भी मिलेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाने, स्टेटमेंट वाइज, क्रोनोलॉजी वाले या जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम करंट अफेयर को लेकर के, एग्रीकल्चर, मिनरल डेटा, मिसलिनियस टॉपिक हैं, इनके लिए आपको कोई अलग से मैगजीन या कुछ और फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए वही फैक्ट्स इंक्लूड किए गए जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। पिछली क्लास में कुछ हम लोगों ने वन लाइनर फैक्ट्स ऑलरेडी देख लिए थे, आज उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इलाहाबाद की संधि आपको पता है, ठीक है, जब हुई थी। तो उसके बाद क्या होता है, 1665 ईस्वी की बात है। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाता है। महाराजा रंजीत सिंह का कथन था, क्योंकि उनकी एक ही आंख में रोशनी थी, तो उन्होंने कहा ईश्वर की इच्छा थी मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। सिख राज का अंतिम राजा आपको याद रखना है दिलीप सिंह था। और टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता है, लेकिन ये किसके समय पर हुई थी, याद ये रखना है। तो इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। इंदौर के होलकर राज्य ने डलहौजी की सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय एलन बरो के समय संपन्न हुआ और सिंध पर विजय ब्रिटिश ने 1843 में की, मतलब इस पर कब्जा किया था। पेशवाई को वर्ष 1818 में खत्म किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कर्जन के समय पर आया था। फूट डालो और राज करो की नीति से कौन संबंधित था, तो कर्जन ही था। रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1839 में हुई थी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने इसे प्रतिपादित किया था। और 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब आलम बहादुर का खिताब प्रदान किया था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अब आपको लग रहा होगा कि ये इसमें मैं कुछ समझा नहीं रही हूँ, देखिए सारी क्लासेस पहले हो चुकी हैं, यहाँ से आप पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये जो फैक्ट्स आप देख रहे हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए हैं, तो आपको वो फैक्ट पता चल रहे हैं, वो तथ्य पता चल रहे हैं जो एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, और वो चीज़ें आप तैयार कर लेंगे। फराजी विद्रोह की बात करें तो फराजी विद्रोह की शुरुआत 1838 में हुई थी। बंगाल के फरीदपुर का यह संप्रदाय सरियतुल्लाह द्वारा अनुमोदित विचारों से प्रभावित था। ये लोग सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। अरियतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह की योजना बनाई गई थी। और यह विद्रोह कब से कब तक चला, तो 1838 से 1857 ईस्वी तक। देखिए आपके हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो हमेशा आपसे पूछे जाते हैं वो जरूर तैयार कर लीजिए, जैसे जन आंदोलन हो गए, किसान आंदोलन हो गए, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, बंगाल में कलकत्ता वाले क्षेत्र में कौन से थे, बॉम्बे वाले क्षेत्र में। तो इस तरह से आप क्षेत्र वाइज, मतलब एरिया वाइज डिवाइड भी कर लेंगे, तब भी
आपको पता चल जाएगा कौन कौन से। कुछ व्यक्तियों के बारे में जरूर पढ़ना होता है, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ठीक है, इनके बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डिरोजियो हो गए, इनके बारे में, ठीक है। तो कुछ व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें यूं ही तैयार हो जाएंगी। फिर कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं पूछी जाती हैं, तो जो प्रश्न हमेशा से पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। 1862 में दादू मियाँ की ढाका में मृत्यु के बाद उनके बेटे नूह मियाँ ने अपना कार्यभार संभाला, लेकिन उनका ध्यान ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों से हटकर कहाँ चला गया, तो धार्मिक गतिविधियों की ओर चला गया था। भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा स्थापित किया था, कहाँ पर, तो कोलकाता में। माइकल मधुसूदन दत्ता को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता भी प्रदान की गई थी। सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ब्रिटिश सरकार के चार्टर अधिनियम 1813 ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। ये आपसे जरूर पूछा जाता है क्रोनोलॉजी में, वुड्स डिस्पैच कब आया, या फिर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने का किस चार्टर में बात की गई थी, तो 1813 का याद रखिएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे हंटर कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। गवर्नर जनरल रिपन के समय भारतीय भाषा परिषद अधिनियम समाप्त कर दिया गया। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कोई जेल गया था, बिल्कुल गया था, तो पहले व्यक्ति वो कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक भी थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के जो संपादक थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र कौन था, तो हरिजन। इसका प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ, तो 11 फरवरी 1933 को। कहां से, पूना में, याद रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी को गैर कानूनी बना दिया। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन है, जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में अपनाया गया था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। किसने की, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी द्वारा कहा गया कि इसका बहिष्कार किया जाए तो प्रभावी होगा, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित संसाधनों का बाजार समझता था। इनका जो गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। तो इसके दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। महात्मा गांधी जी क्या कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। और गांधी जी सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिया जाने के विरुद्ध आरंभ किया था और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद पहली सार्वजनिक उपस्थिति और भारत में अपना पहला जन भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय वाराणसी में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, इसके समय महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के भीतर है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात क्या कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती परंतु कृषि नहीं कर सकती। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे, तो फ्रैंक मोरिस हैं। अब माउंटबेटन की बात करते हैं। ये 1947 से 48 तक भारत में रहता है। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी इसने ठहराया था। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अप्रैल 1923 में कलकत्ता में आयोजित हिंदू महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। लाला लाजपत राय 1925 में कानपुर में आयोजित विशेष सत्र के अध्यक्ष थे। वीर सावरकर वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1942 में कानपुर में संपन्न महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता भी वीर सावरकर ने ही की थी। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले जो अब पाकिस्तान में है, इसके एक गांव में जन्मे थे अब्दुल गफ्फार खां। सामान्यतः इन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां, फकरे अफगान आदि नामों से जाने जाते हैं। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, 1987 याद रखिएगा। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे।
वे व्यवसाय से चिकित्सक थे और 1939 में सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे। वर्ष 1929 में भारत सरकार ने भारतीय संघ पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। J.H. विटली इसके अध्यक्ष बने थे। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के ये प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आजाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना भी की गई थी। क्रिप्स मिशन के बारे में कथन है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था, लेकिन एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये कथन किसका था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। भारत में सर्वप्रथम केरल में 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। क्रोनोलॉजी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था, डोडो जो एक विलुप्त पक्षी है, इसकी भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि में हुई थी। 1947 से 1952 तक, फिर 52 से 57, 57 से 62 और 62 से 64 तक। इस समय तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं और 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तो आज के महत्वपूर्ण तथ्य थे इतिहास से रिलेटेड। ऐसे ही और भी कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो कल कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद आपके टॉपिक वाइज जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम तक लगभग 40 डेज़ की मैं टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वही टॉपिक कंप्लीट किए जाएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और पेड कोर्स में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए नंबर्स दिए गए हैं, इन पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।